दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफॉइड के बारे में कि टाइफॉइड होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी जांच कराना आवश्यक है और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइफॉइड होता क्या है। तो दोस्तों, टाइफॉइड एक प्रकार का क्या होता है, संक्रामक रोग होता है जिसको हम इन्फेक्शियस डिसीज भी कहते हैं। दोस्तों, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। पहला क्या नाम है इसका, साल्मोनेला टाइफॉइड। दूसरा है दोस्तों साल्मोनेला पैराटाइफॉइड। इन दो बैक्टीरिया के कारण दोस्तों टाइफॉइड फीवर होता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और दोस्तों नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई है। क्या है दोस्तों, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई है, यानी कि ये स्पोर नहीं बनाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, जो किससे रिलेटेड होता है दोस्तों, इंटेस्टाइन से। क्या है कि जो इसके बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए दोस्तों इसको क्या कह देते हैं दोस्तों, एंट्रिक फीवर भी कह देते हैं। और ये जो एंट्रिक फीवर है दो बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया, एक है दोस्तों साल्मोनेला टाइफॉइड और दूसरा है दोस्तों पैराटाइफॉइड, साल्मोनेला पैराटाइफॉइड। दोस्तों, जो टाइफॉइड होता है उसमें लगभग टेम्परेचर जो होता है 38 से 40 डिग्री से ऊपर, 40 डिग्री तक से ऊपर चला जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो 40 तक अगर पहुंच जाता है, मिनिमम बात कर लेते हैं, तो उस केस को हम क्या कह सकते हैं कि इसको टाइफॉइड है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो दोस्तों 104 फ़ारेनहाइट तक। तो दोस्तों ये टेम्परेचर है जिसको हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को टाइफॉइड होने की संभावना है कि नहीं। बाकी हम टेस्ट के द्वारा पूरा संपूर्ण तरीके से डिटेक्शन करते हैं कि इस व्यक्ति को टाइफॉइड है कि नहीं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि टाइफॉइड की एपिडेमियोलॉजी क्या है, यानी महामारी कैसे होती है। दोस्तों, जो टाइफॉइड के कीटाणु होते हैं ये दूषित भोजन या पेय पदार्थों से क्या होते हैं दोस्तों, फैलते हैं। इसलिए दोस्तों दूषित जो भोजन है, खुले में जो भोजन रखे हैं या जो कॉन्टामिनेटेड जो भी वाटर है, मिल्क है, इन सबको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनके कारण टाइफॉइड फैलता है, आसानी से फैल जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर इनको लेता है दूषित भोजन या पेय पदार्थों को, तो उसको टाइफॉइड होने की संभावना बढ़ जाती है और टाइफॉइड उसको हो जाता है। दोस्तों, दूसरा हमारा पॉइंट है संक्रामक के वाहकों और दोस्तों रोगियों के मल से, जो मैं आपको पैथोलॉजी में बताऊंगा इसको। तो दोस्तों जैसे संक्रमण के वाहकों यानी जो कैरियर हैं, जो दोस्तों इन्फेक्शन के, या फिर दोस्तों जो रोगी के जो मल से, क्योंकि दोस्तों जो फ्लाइस होती हैं टाइफॉइड की ये उसके स्टूल में आ जाती हैं। दोस्तों, इसका जो प्रसार होता है ये खराब पर्यावरणीय स्वच्छता के कारण होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है दोस्तों, है ना, उसमें स्वच्छता नहीं है दोस्तों, जिसके कारण भी दोस्तों क्या हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है। दोस्तों, जो ये संक्रमण के बाद जो होता है, अगर आपको संक्रमण हो गया है तो प्रतिरक्षा तंत्र आपका अगर एक बार क्या हो गया दोस्तों, संक्रमण से प्रभावित हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों उस संक्रमण को रोकने के लिए दोस्तों फिर प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं कर सकता है दोस्तों। तो यही चीज़ लिखा है कि संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा पुनः संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अगर आपको एक बार संक्रमण हो गया तो वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी को वीक कर देता है और फिर दोस्तों वो इम्यूनिटी आपके संक्रमण को रोक नहीं पाती है। तो दोस्तों ये एपिडेमियोलॉजी है। तो दोस्तों इन सब से आपको बच के रहना चाहिए, अपनी हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और दोस्तों हमें टाइफॉइड से बचना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं टाइफॉइड के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यानी कि दोस्तों जो संक्रमण के से पहले के जो प्री फैक्टर हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। दोस्तों इसमें पहला है ऑर्गेनिज्म। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है, अगर इसको संक्रमण से क्या होना है, अगर पीड़ित होना है, टाइफॉइड से पीड़ित होना है, उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे जीवाणु को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेवन करना पड़ेगा। सेवन करने का सेंस वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, ड्रिंक से हो सकता है या फिर दूषित भोजन से हो सकता है, इन्वायरमेंट से हो सकता है ना, गुड अच्छी मेंटेन हाइजीन से नहीं हो सकता। तो अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। और दोस्तों जो टाइफॉइड होता है उसके जीवाणु इतने विषैले होते हैं
कि ये प्रतिरोधकता क्षमता को दोस्तों इसकी क्या कर देते हैं, इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। और जब इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं तो इसके जो छोटे फ्लाइज भी होंगे, छोटे यानी कम फ्लाइज भी होंगे, ये क्या कर देंगे दोस्तों, टाइफॉइड रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइफॉइड ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही खतरनाक होते हैं जो टाइफॉइड कॉज कर देते हैं। दोस्तों अब समझते हैं दोस्तों स्टमक एसिडिटी। दोस्तों स्टमक एसिडिटी में क्या होता है कि जो पेट का अम्ल होता है ये क्या करता है, साल्मोनेला टाइफॉइड और साल्मोनेला पैराटाइफॉइड नामक जीवाणु को क्या कर देते हैं दोस्तों, नष्ट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों जो जिन रोगियों को एक्लोरहाइड्रिया यानी कि दोस्तों पेट में अम्ल नहीं होता, जिन रोगियों के पेट में अम्ल नहीं होता है, या जो पेट के अम्ल को बेअसर करने के लिए बड़ी मात्रा में एंटासिड लेते हैं ना, उन्हें दोस्तों उनका अब एंटासिड ले रहे हैं तो उनका जो HCl है उसका जो भी ताकत है, उसकी pH है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो एसिडिटी हो गई वो क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई, जिसकी वजह से दोस्तों टाइफाइड होने का भी खतरा बढ़ जाता है। टाइफाइड होने का क्या हो जाता है दोस्तों, खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों सेकेंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, स्टमक एसिडिटी। तीसरा है दोस्तों इंटेस्टाइनल फ्लोरा। दोस्तों जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होती है, जैसे फ्लोरा से आप समझ गए होंगे दोस्तों वनस्पति, ये दोस्तों एक प्रकार की शॉर्ट चेन फैटी एसिड उत्पन्न करती हैं। ये जो फ्लोरा होती है शॉर्ट चेन फैटी एसिड उत्पन्न करती है, जो क्या करती हैं दोस्तों, साल्मोनेला को क्या कर देती हैं दोस्तों, किल कर देती हैं, मार देती हैं। लेकिन दोस्तों जब हम एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, जब दोस्तों हम एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ये दोस्तों जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है इनका प्रभाव दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और टाइफॉइड होने का जो दोस्तों खतरा होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों हमको कुछ डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी दवाई खाना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों हम समझेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब कि कैसे ये शरीर में अंदर आता है, कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, जैसे यूरिन एंड स्टूल, इससे दोस्तों इसकी फ्लाइस आ जाते हैं। या फिर दोस्तों कॉन्टामिनेटेड वाटर है, उसमें अगर आपने वाटर ले लिया, या फिर दोस्तों सी फूड है उसमें टाइफॉइड के बैक्टीरिया रहे, कॉन्टामिनेटेड मिल्क है दोस्तों उसमें रहा है ना। इसलिए दोस्तों इसमें कह रहा हूँ मैं, इसलिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी फ्लश करने जाते हैं तो हमेशा दोस्तों साबुन या फिर दोस्तों कुछ भी सैनिटाइजर से भी आप वो कर सकते हैं, और साबुन वगैरह का इस्तेमाल करिए ताकि हाथ बिल्कुल क्लीन हो सके, उसमें आपके फ्लाइस ना रहें। क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर आते हैं तो दोस्तों उसमें हाथ में फ्लाइस रहते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी जीवाणु रहते हैं वो डिसइंफेक्ट हो सकें, दूर हो सकें, बाहर निकल सके आपके हाथ से। इसलिए दोस्तों हाथ का मेंटेन हाइजीन करना आवश्यक है। दोस्तों कई लोग होते हैं जो फ्लश करने के बाद हाथ साबुन से नहीं धुलते हैं, जिसकी वजह से उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हाथ का धोना परम आवश्यक है। तो दोस्तों इस यहाँ से फ्लाइस आए, कॉन्टामिनेटेड वाटर, मिल्क एंड सी फूड से क्या है, ये फ्लाइस आए। अब उससे क्या हुआ दोस्तों, आप इसी से क्या करेंगे, खाना खाएंगे, और ये जब खाना खाएंगे तो ये कहाँ पे डालेंगे, मुंह में डालेंगे। अब जब दोस्तों मुंह से खाएंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, थोरेसिक डक्ट की हेल्प से ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। और जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे तो ये क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया, और किस में आ जाएंगे दोस्तों, बैक्टीरिया किस में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहेंगे, बैक्टीरिया। ये दोस्तों फिर आपके लीवर में आ सकते हैं, है ना। ये अगर आपने दोस्तों जो हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में पढ़ा है स्टमक एसिडिटी, अगर स्टमक की एसिडिटी दोस्तों कम है तो ये आपके यहाँ से स्टमक से भी इंटेस्टाइन में दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं। जब दोस्तों ये इधर पे आ जाते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की म्यूकोसल जो सेल्स होती है दोस्तों उस पर क्या करते हैं दोस्तों, आक्रमण करते हैं। इनके भीतर दोस्तों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों ये लिम्फोइड टिश्यू में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पेयर पैचेस के फॉर्म में। दोस्तों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पेयर पैचेस के फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रोलिफरेट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिम्फेटिक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक्स में, ठीक है ना, पेयर पैचेस के फॉर्म में। दोस्तों ये क्या करेंगे, अब इंटेरोटॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। इंटेरोटॉक्सिन्स क्या हो गया है दोस्तों, एक प्रकार का कुछ पदार्थ टाइप का होता है दोस्तों, जो जीवाणुओं द्वारा क्या करता जाता है दोस्तों, रिलीज किया जाता है।
इसके कारण दोस्तों एब्सेसिस यानी फोड़ा बन सकता है, जो फटकर दोस्तों क्या बन सकता है, अल्सर बन सकता है। और इससे दोस्तों क्या होता है, भयानक ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी रक्तस्राव हो सकता है। और दोस्तों यदि अल्सर जो होता है अगर इंटेस्टाइन की सेरोसा तक पहुंच जाता है तो बहुत बड़े बड़े छिद्र भी हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है दोस्तों। और आपको इतना ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, पेट दर्द होता है कि आप सहन शक्ति से बाहर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना आवश्यक है। अब दोस्तों ये यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से इधर से पूरा बाहर निकल के आ जाएगा, आपके इधर पे आ जाएगा, फिर आप ऐसे ही करेंगे तो पूरी साइकिल ऐसे चलती जाएगी। तो दोस्तों आपको हाइजीन को मेंटेन करना आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि जो साल्मोनेला टाइफी होते हैं, इसमें 2 एंटीजन होते हैं, ओ और एच। जो ओ एच होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, कभी कभी टाइफॉइड हमारा ठीक भी हो गया तब भी भाई ये इधर पे रहते हैं। तो दोस्तों ये मैं बात आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों आई होप ये पैथोफिजियोलॉजी आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी लक्षण क्या होते हैं टाइफॉइड के। दोस्तों देखिए, जैसे आपको बुखार होता है, फीवर आता है, तो आप कोई भी जैसे नॉर्मल सी पैरासीटामोल या भी कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीपायरेटिक दवाई खा लेते हैं, मेनली पैरासीटामोल वगैरह खा लेते हैं। उससे क्या हो जाता है दोस्तों, दोस्तों उससे ठीक नहीं होता है बुखार, और लंबे समय तक बुखार बना रहता है। तो हमको दिक्कत होती है कि ये बुखार उतर क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों क्या हो सकता है, वो टाइफॉइड का लक्षण हो सकता है, तो वो टेस्ट से हमको डिटेक्ट होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि टाइफॉइड लंबे समय तक बुखार बना रहता है, और टेस्ट करवाने के बाद दोस्तों उसमें भी हमको रिपोर्ट नेगेटिव आती है। दोस्तों अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और आपको बुखार बना रह सकता है, तो फिर दोस्तों वहाँ पे दूसरे टेस्ट भी होना आवश्यक है। जैसे दोस्तों MPDA, क्या दोस्तों, MPDA मलेरिया पैरासाइट डुअल एंटीजन टेस्ट। और दोस्तों डेंगू के लिए भी टेस्ट होना आवश्यक है, ताकि क्लियर डिटेक्ट हो सके कि ये बुखार किसकी वजह से आ रहा है। तो दोस्तों अगर टाइफॉइड में की विडाल टेस्ट में नहीं आ रहा है रिजल्ट सटीक, तो दोस्तों फिर इन टेस्ट को भी आवश्यक है कि करवाया जाए। डेंगू के लिए IgM टेस्ट करवाना आवश्यक है। तो दोस्तों ये हैं दोस्तों जो सिम्टम्स होते हैं टाइफॉइड के, ये इसमें जो फीवर आता है दोस्तों, ये स्टेप लैडर पैटर्न में होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेप लैडर पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सुबह के समय दोस्तों क्या रहेगा, धीरे धीरे सुबह के समय से धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका बुखार बढ़ता जाएगा, और शाम जैसी होगी दोस्तों, रात के समय क्या हो जाएगा, ये हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। जब दोस्तों हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा तो बहुत सारा इसमें पेन भी होगा, एब्डोमिनल, डायरिया, ये सब दिक्कत भी आएंगी आपको। और दोस्तों जैसे ही सुबह आएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वो जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, यानी जितना शाम को रहा उससे कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। इसमें टाइफॉइड में जो फीवर होता है दोस्तों, ये स्टेप लैडर पैटर्न में आता है। ठीक है ना दोस्तों, आई होप ये आप बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसका पहला सिम्टम रहा कि स्टेप लैडर पैटर्न में इसमें बुखार आती है, यानी लंबे समय तक सुबह से धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती है, शाम तक रहती है, फिर शाम के बाद धीरे धीरे डाउन हो जाती है, तो उससे कम सुबह तक हो जाती है। तो दोस्तों ये होता है स्टेप लैडर पैटर्न। दोस्तों पहला हमारा सिम्टम्स है वीकनेस एंड हेडेक, यानी शरीर में कमजोरी रहती है, और हेडेक यानी सिर दर्द रहता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके ब्लड को भी इन्फेक्शियस बना देता है ना। तो दोस्तों जब ब्लड भी इन्फेक्शियस है और आपकी इम्यूनिटी भी वीक है, तो आपको वीकनेस फील होगी, हेडेक होगा दोस्तों। फटीग यानी कि थकावट रहेगी, कमजोरी रहेगी, पूरे शरीर में थकावट रहेगी। तो दूसरा ये आपका सिम्टम्स होगा। एब्डोमिनल पेन मैंने आपको बताया, इंटेस्टाइन में दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, अल्सर कॉज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एंटेरोटॉक्सिन नामक कोई भी पदार्थ रिलीज कर सकते हैं, जिसके कारण आपके इंटेस्टाइन में फोड़ा बन सकता है, जिसको हम एब्सेसिस भी कह सकते हैं, अल्सर भी कह सकते हैं दोस्तों। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगना। कॉन्स्टिपेशन यानी दोस्तों इंटेस्टाइन में आपकी दिक्कत कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाती है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन। दस्त होने लगती है दोस्तों, है ना। रैसेस पड़ जाते हैं दोस्तों, कुछ पीपल के दोस्तों रैसेस डेवलप हो जाते हैं दोस्तों, रोज कलर के स्पॉट इनके चेस्ट में और एब्डोमेन यानी कि पेट वाले हिस्से में दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, रैसेस पड़ जाते हैं, रोज कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं दोस्तों। हमारा 8वां सिम्टम से दोस्तों ईयरली चिल्स, ठंड भी लगती है दोस्तों।
तो दोस्तों ये मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो टाइफॉइड में आते हैं, तो इनको आप सिम्टम्स को देखकर भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ईयरली चिल्स यानी ठंड लगती है दोस्तों, हाई फीवर रहता है जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों समानता अगर 39-40 भी है तो आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ इसको फीवर टाइफॉइड वाला फीवर हो सकता है। बाकी अगर कंफर्मेशन के लिए तो फिर वो टेस्ट से डिटेक्ट होगा। दोस्तों ल्यूकोपीनिया यानी कि दोस्तों WBC का भी दोस्तों क्या होता है, ल्यूकोपीनिया दोस्तों यानी कि आपके जो WBC होते हैं दोस्तों उनका नंबर भी दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। जब दोस्तों इनका नंबर कम जाता है, WBC का नंबर कम जाता है दोस्तों, तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों ल्यूकोपीनिया, ठीक है ना दोस्तों। तो टाइफॉइड में WBC का भी नंबर दोस्तों क्या हो जाता है, कम जाता है। दोस्तों स्प्लेनोमेगैली, दोस्तों जो स्प्लेनोमेगैली यानी कि दोस्तों जो स्प्लीन होता है, तिल्ली होती है दोस्तों, वो भी बढ़ सकती है इसमें। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी दोस्तों प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाती है, और ईजनोफिल्स जो होती हैं दोस्तों इसकी संख्या में भी दोस्तों काफ़ी कमी देखने को मिलती है, इसलिए दोस्तों थकावट वगैरह बहुत शरीर में होती है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स थे जो टाइफॉइड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टाइफॉइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर टेस्ट, सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट। अब मैं सेकेंड टेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों विडाल टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट वीक में दोस्तों इसमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है ना, नेगेटिव आ जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से कंफर्म नहीं हो पाता। अगर आपको कंफर्म करना है तो 3 दिन में भी दोस्तों तो ब्लड कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको कंफर्म करना है विडाल टेस्ट से तो सेकेंड वीक में ही इसका टेस्ट करवाएं, नहीं तो दोस्तों ये नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट रहेगा। तीसरा है दोस्तों स्टूल कल्चर, और फोर्थ है दोस्तों यूरिन टेस्ट। इनको दोस्तों ये 4 प्रकार के टेस्ट है मेनली जो इसमें करवाए जाने चाहिए दोस्तों, और करवाए जाते हैं। मेनली दोस्तों इसमें विडाल टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी सहायता से आइडेंटिफाई किया जाता है डॉक्टर द्वारा कि ये इसको टाइफॉइड है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों ये जो विडाल टेस्ट है इसका जो मैं पूरा आपको डिटेल दूंगा अगली वीडियो में, तो आप उसको भी ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको विडाल टेस्ट के बारे में एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसमें विडाल टेस्ट में बताया जाता है कि इस व्यक्ति को टाइफॉइड है कि नहीं। दोस्तों जो हमारा बताया हमने कि इसमें जो बुखार आता है टाइफॉइड फीवर में, ये स्टेप लेडर पैटर्न में आता है। दोस्तों हमने टेस्ट किया, मान लो विडाल टेस्ट किया, उसमें नेगेटिव आ रहा है यानी व्यक्ति को टाइफॉइड नहीं है, लेकिन उसका बुखार दोस्तों लंबे समय तक बना हुआ है, तो फिर दोस्तों हम उसका क्या करेंगे दोस्तों, MPDA यानी दोस्तों क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट डुअल एंटीजन टेस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों मलेरिया में भी बुखार आ जाता है। और डेंगू का दोस्तों IgG और IgM टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि डायग्नोसिस करने के लिए टाइफॉइड में डॉक्टर द्वारा कराए जाते हैं। दोस्तों सामान्यतः इन टेस्टों को करवाने के लिए हमको कोई भी यानी कि ऐसा नहीं कि हमको अगर खाना खाए हैं तो हमारा टेस्ट नहीं होगा, हो जाता है दोस्तों। और जिसको भी दोस्तों टाइफॉइड होता है उसको हमको बेड रेस्ट देना चाहिए, ताकि दोस्तों उसका टाइफॉइड अच्छे तरीके से, उसका टाइफॉइड फीवर ख़त्म हो सके। तो बेड रेस्ट दोस्तों इसमें आवश्यक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि टाइफॉइड में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों उबला खाना, दाल रोटी खिचड़ी केला सेब ये सब वगैरह खा सकते हैं दोस्तों आप। और कोई भी दोस्तों मसालेदार खाना ना खाएं दोस्तों, जिससे कि आपके शरीर में प्रभाव पड़े। इसलिए दोस्तों उबला खाना, दाल रोटी खिचड़ी, फ्रूट्स वगैरह खाएं दोस्तों। सेमी सॉलिड दोस्तों जो हाई कैलोरी की डाइट है उसको लीजिए दोस्तों। मसालेदार दोस्तों खाना बिल्कुल भी ना खाएं। मांस मछली से दोस्तों बिल्कुल भी अवॉइड रहें। तो दोस्तों ये टाइफॉइड जो फीवर होता है दोस्तों, इसमें एक और सिम्टम है दोस्तों जिसको हम रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। इसमें दोस्तों इसका मतलब ये होता है, अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, तो पल्स रेट दोस्तों कितनी इंक्रीज हो जाती है, 10 और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस टाइफॉइड के केस में क्या हो जाता है दोस्तों, पल्स रेट दोस्तों कम हो जाती है। क्या हो जाती है, पल्स रेट कम हो जाती है। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों अगर आपको बुखार चढ़ रही है ना, बुखार आ रही है, जिसको चढ़ना भी बोलते हैं कि शरीर में चढ़ गई। दोस्तों अगर बुखार आ रही है, अगर 3 दिन से ज़्यादा आ रही है, नॉर्मल इनको दवाई लेने से ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर के पास हमेशा ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आपका टेस्ट द्वारा टाइफाइड का कन्फर्म हो सके, या फिर अदर जो भी कॉज है वो कन्फर्म हो सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसकी सहायता से जल्दी हम इन ट्रीटमेंट का प्रयोग करके हम टाइफाइड से जल्दी हम राहत पा सकें। तो दोस्तों जो टाइफाइड फीवर होता है, अगर इसमें दोस्तों टाइफाइड का दोस्तों इसमें नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, कि हम इसमें फ्लोरोक्विनोनस यानी कि दोस्तों ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नामक एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों लेवोफ्लॉक्सासिन भी ले सकते हैं नॉर्मल, यानी कि शुरुआती स्टेज में दोस्तों हम इसको दे सकते हैं। पैरासीटामोल दोस्तों 650 mg BD दे सकते हैं दोस्तों। पेंटाप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, DSR दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसलिए दोस्तों मल्टीविटामिन OD यानी दिन में 1 बार देना आवश्यक है। ये तो हो गया दोस्तों नॉर्मल, जब हमारी वैल्यू 1:80 आती है, किसमें विडाल टेस्ट में 1:80 आती है साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पैराटाइफॉइड की। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगर इससे वैल्यू इंक्रीज करती है, यानी कि 1:160 पहुंच जाती है इनकी वैल्यू, तो दोस्तों हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमको। मोनोसेप 2 ग्राम इंजेक्शन लगाना पड़ेगा BD, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न भी करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि दोस्तों उसकी जल्दी से जल्दी बुखार दूर हो सके। तो पैरासीटामोल देना पड़ेगा। कोई भी इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए दोस्तों मोनोसेप देना पड़ेगा। DSR दोस्तों यानी गैस वाली एंटासिड देना पड़ेगा दोस्तों। और मल्टीविटामिन दे सकते हैं दोस्तों, इंजेक्शन आता है 500 ml NS में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो कुछ जनरल जो दोस्तों ट्रीटमेंट है, जिसकी सहायता से हम टाइफाइड को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं एक वीडियो दूंगा दोस्तों विडाल टेस्ट की, जिसमें विडाल टेस्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए रहेगा कि विडाल टेस्ट की हेल्प से टाइफाइड को कैसे पहचाना जाता है, और ट्रीटमेंट तो दोस्तों क्या रहेगा, यही रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।